सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास 2 घंटे की क्लास होगी राम सेतु, 2 से 2.5 घंटे की। दो धनात्मक पूर्णांक c और d जिसमें c ग्रेटर देन d हो, भागफल q और शेषफल r है, जहां r 0 से बड़ा या बराबर और r से छोटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा? अब ये देखिए, सबसे पहली बात, दो धनात्मक पूर्णांक c और d है और जिसमें c बड़ा है d से, यानी कि यहां पर c से भाग दिया गया है किस में? सॉरी, एक मिनट। हाँ, अब देखिए, तो ये क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक c और d है जहां c ग्रेटर देन d। हमें कहा कि भागफल यहां पर q है और शेषफल यहां पर r है। तो बताइए इनमें से क्या सत्य होगा? तो देखो भाई, इनमें से क्या सत्य होगा तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। एकदम ध्यान से देखो कि आप अगर d से भाग देते हो सी में, तो आप सबको ये चीज पता है कि भाज्य बराबर क्या होगा? भागफल गुने भाजक, या यूं कहो कि भाजक और गुने भागफल, भागफल और जोड़ क्या? शेष। ठीक है, अगर आपने रिमाइंडर जो है वो डी से कम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर हमेशा किससे कम होता है मेरे दोस्त? भाजक से कम होता है, जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा भाजक से कम होता है, डिविजर से कम होता है। ओके, इसका मतलब डी इस वक्त हमारा डिविजर है, यानी डी से भाग दिया गया है सी में। तो डी से भाग दिया गया है सी में, और कोसेंट कितना Q है और रिमाइंडर कितना है R। तो आप यहीं से कह सकते हो कि भाज्य बराबर डिविडेंड बराबर क्या? भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। और ये चीज कहां आपको दिख रहा है? तो C बराबर DQ प्लस R। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में x बराबर -2 और x बराबर -3 रखने पर पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होते हैं, तो शून्य क्या हो जाएंगे? अब ये देखिए, सबसे पहले बात, हमारे पास पी एक्स जो फंक्शन है वो एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें कहा कि x का मान -2 और x का मान -3 जब रखते हैं तो px का मान क्या होता है? यहां x का मान -2 रखते हैं तो भी 0 और -3 रखते हैं तो भी 0। तो याद रखना, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में x का जो मान रखें और वो उसे 0 बना दे, तो x का जो मान उसको 0 बना दे उसे हम जीरोस कहते हैं, उसे हम रूट कहते हैं। यानी यहां पर अगर शून्य की बात की जाएगी तो कौन कौन सा वैल्यू डालने से ये शून्य हो रहा है? तो -2 डालने से और -3 डालने से। तो जो जो मान डालने से अगर बहुपद 0 हो रहा है तो वही मान उसके शून्यक होंगे। आपने पढ़ा होगा अगर पॉलिनोमियल, तो शून्यक के बारे में आप इतना जानते होंगे कि शून्यक का काम है बहुपद को 0 बना देना। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आइए। px बराबर qx इंटू जी एक्स। px का जो घात है, डिग्री है, वो 6 है और gx की डिग्री 2 है, तो px अपॉन gx की डिग्री क्या होगा? मेरे दोस्त, अब आप थोड़ा सोचो इस चीज को कि यहां पर px बराबर qx और इंटू gx, px और इंटू gx, तो px बराबर qx और इंटू gx। अब आप ध्यान दीजिए कि हम यहां पर px और बटे gx लेकर आ जाएं तो क्या यहां पर qx नहीं आएगा? आप कहोगे हाँ जी सर। आपको क्या पता है मेरे दोस्त? आपको पता है कि px की जो डिग्री है वो अपना 6 है, ठीक है, और gx की जो डिग्री है वो अपना 2 है। अब आप सोच लो कि px का अगर घात 6 है और gx का घात अगर 2 है, तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो घात कितना आएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 घट के 4 आएगा। कहोगे वो कैसे? मान लो यहाँ x की पावर 6 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x की पावर जब 6 जाएगा तो x की पावर 4 ही बचेगा।
यानी कहो बेस इक्वल है तो पावर घटेगा, तो यहां पर आपका 4 ही बचेगा। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर QX की ये कहो कि PX बटा GX की जो हमारी डिग्री होगी वो कितना डिग्री होगा, 4 होगा। तो आप में से जिनका 4 आंसर आ रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है, आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पर। x की पावर n प्लस 1 का एक गुणक अगर x प्लस 1 है तो x निश्चित तौर पर क्या है। तो सबसे पहले आप यहां देखो, x की पावर n और प्लस a की पावर n, हमेशा याद रखना अगर n यहां पर ऑड है, n अगर ऑड है तो इसका एक फैक्टर x प्लस a जरूर होगा। x प्लस a इसका एक फैक्टर जरूर होगा, यानी x प्लस a से ये विभाजित होगा, और चूंकि ये x प्लस a से विभाजित हो रहा है तो उसका ये मल्टीपल भी कहलाएगा। ठीक है, दूसरा x की पावर n, ध्यान रखना x की पावर n प्लस a की पावर n में अगर ये n आपका इवन है तो याद रखना इस स्थिति में बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्या कोई भी केस संभव नहीं है, यानी इसका कोई फिक्स फैक्टर नहीं होगा एक को छोड़ करके, है ना। मतलब ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता है इसमें। x की पावर n और माइनस a की पावर n में ध्यान रखना कि n अगर यहां ऑड है, अगर ये n यहां पर ऑड है तो याद रखना इसका एक फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस a इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा x की पावर n और माइनस a की पावर n में याद रखना कि n अगर हमारा इवन है, यदि n हमारा इवन है तो x माइनस a और x प्लस a ये दोनों इसका फैक्टर होगा, दोनों इसका फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, अब यहां पर मेरे दोस्त हम क्या देख रहे हैं, ये रूल यहां पर काम कर रहा है। कहोगे वो कैसे, अगर इसका ये एक फैक्टर है तो निश्चित तौर पर ये n हमारा क्या होगा, ऑड होगा, यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पावर ऑड होगा तभी इसका ये फैक्टर हो जाएगा। ओके भाई, इसका ये फैक्टर है तो इसका ये मल्टीपल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5, यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट समान हैं और सेकेंड वाले का भी रूट समान है। जब दोनों का रूट समान है तो इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो देखो बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, और 4ac तो देखो ए यहां पर क्या है 1 और c यहां पर क्या है, तो ये आपका 4 है। तो यहां से k का मान होगा प्लस माइनस 4, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपसे कहा सेकंड का भी, मतलब इसके भी रूट्स इक्वल हैं, रूट्स बराबर हैं, तो रूट्स बराबर हैं तो डिस्क्रिमिनेंट यहां भी 0 होगा, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac यहां पर हो रहा है, तो देखो b के जगह पर क्या है k, तो आप कह दोगे k स्क्वायर बराबर 4ac, तो 4 a के जगह पर कितना, a के जगह पर 1 और c के जगह पर कितना है, तो a है। आप आराम से यहाँ k का मान प्लस माइनस 4, प्लस माइनस पर प्लस में 4 रखो चाहे माइनस में 4 रखो, 4 का स्क्वायर तो 16 ही होगा, बराबर 4a, यानी a का मान यहाँ से 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए 5 नंबर था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं 6 नंबर सवाल पर। स्क्रीनशॉट करते जाना अगर जरूरत पड़ी तो आपको। देखो, हमें कहता है कि व्यापक रूप में AP A1 A2 A3 डॉट 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 AN। देखिए हमें ये कह रहा है कि जनरल फॉर्म में जो हमारा AP है वो A1 है ना, A1 A2 A3 A4, इसी तरह से बढ़ते हुए ये मेरा AN है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है मेरे दोस्त, हमें कह रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा जबकि, कॉमन डिफरेंस क्या होगा जबकि के प्लस 1वां टर्म जो है वो ये है और केमा टर्म जो है वो ये है। यानी आप कह सकते हो कि टी के, केमा टर्म का मतलब टी के कितना है, ये है
एक के, है ना, कितना है ये, एक के। और मेरे दोस्त ये k प्लस वनवा टर्म यानी टी के प्लस वन, ये कितना है, तो टी के प्लस वन ये हमारा है ए के प्लस वन। तो देखिए हमारा कहना ये है कि ये मेरा केमा टर्म है और ये के प्लस वनमा टर्म है। तो अगर ये मेरा केमा टर्म है और ये अगर मेरा के प्लस वनमा टर्म है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जस्ट ये अगला टर्म है, इसका जस्ट ये अगला टर्म है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो अगला टर्म हमारा हो जाएगा टी के प्लस वन और माइनस पिछला टर्म क्या हो जाएगा, ये मेरा टी के हो जाएगा। ठीक है, तो टी के प्लस वन देखो ये क्या है मेरा, तो ये मेरा है ए के प्लस वन और टी के कितना है, तो ये हमारा है ए के। सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस चाहिए, अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए, तो अगला पद में पिछला पद घटा दिए, यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो बस कॉमन डिफरेंस ही मांगा था, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ब्रदर, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहता है किसी एपी के प्रथम 14 पद का योग इतना है, फर्स्ट टर्म इतना है, तो 20th टर्म क्या होगा। सबसे पहले 14 पद का योग है कितना, ये 1050 है। 14 पद का योग हो जाएगा n/2। ठीक है, Sn बराबर n/2, 2a, तो 2a यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10 प्लस n-1 इंटू डी, और यही हमारे पास है 1050। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हो गया अपना 7 और 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 7 105 यानी 150। तो ये हो जाएगा 13d और 20 जाके घटेगा 150 में तो 130 हो जाएगा। d का मान यहां से आएगा 10। और जब a और d पता है तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। क्या बोला हमसे, 20वीं टर्म बताइए, तो 20वीं टर्म क्या होता है, a प्लस 19d। तो देखिए a कितना है यहां पर, तो a तो हमारा 10 दिया हुआ है और 19 गुने d, तो d का मान भी 10 ही है, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया 200। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। जिनका भी आप में से ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है, तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो ये क्या है, ट्रेंगल ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें एंगल A का मान 90 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर टू BC। तो हमसे कहा कि BD अपॉन DC का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो एट फर्स्ट ये राइट एंगल ट्रेंगल का मामला है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रेंगल बना दो। क्या कह दिया कि A है 90 डिग्री, अगर A 90 डिग्री है तो यहां B रहा होगा, यहां पर C रहा होगा। एक और इंफॉर्मेशन है, AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD से इस BC पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, AD परपेंडिकुलर टू BC। ओके, अब देखिए ये जो हमसे मांगा है ना, ये मामला सिमिलरिटी का है। अब देखिए सिमिलरिटी का हम कैसे सेटिंग करते हैं उसको ध्यान दीजिए। देखिए ये 90 है, अगर इसको थीटा मान लेंगे तो ये मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 है ना। अब यहां देखना ये 90 ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहां देखिए ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे ऊपर वाले ट्रेंगल का तीनों एंगल नीचे वाले ट्रेंगल के तीनों एंगल के इक्वल है। एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रेंगल हो गया सिमिलर, और जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। यहां कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहने का मतलब है बराबर भुजा के सामने, बराबर कोण के सामने की भुजा। तो देखिए ऊपर वाले ट्रेंगल में या नीचे वाले ट्रेंगल को ही पहले लिख लो, कोई बात नहीं। 90 के सामने क्या है भाई, तो 90 के सामने आप यहां देखो, 90 के सामने यहां पर आपको ए बी दिख रहा है, ठीक है। तो ए बी के साथ 90 के सामने इसमें क्या दिख रहा है, ए सी का जो रेशियो होगा वही। 90 माइनस थीटा के सामने इस ट्रेंगल में जो आपके बी डी का रेशियो है वही 90 माइनस थीटा के सामने इस ट्रेंगल में आपके ए डी का रेशियो होगा। ठीक है, तो 90 के सामने ए बी और 90 के सामने ए सी का जो रेशियो होगा, 90 माइनस थीटा के सामने बी डी और 90 माइनस थीटा के सामने ए डी का वही रेशियो होगा। तो क्या चाहिए था आपको, बी डी अपॉन डी सी क्या होगा इनमें से। तो एक मामला तो यहां थोड़ा सा उलझ गया। अब कहेगा थोड़ा सा क्या उलझ गया सर, क्या होगा इस ऑप्शन में। तो एक और चीज करना होगा, कहोगे वो क्या, तो देखो थोड़ा सा
थीटा के सामने इसमें क्या है, तो मेरे दोस्त ये हमारा एडी है? और थीटा के सामने इसमें क्या है, तो ये हमारा सीडी है। कोई समस्या नहीं है। देख लो, बीडी बटा डीसी ये कहां से होगा? कोई बात नहीं, एक उपाय तो हम कर ही सकते हैं। बीडी बटा डीसी तो कहीं नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। बीडी और बटा डीसी ये मामला तो सेट नहीं होगा। बीडी बटा डीसी जो आपसे पूछा है वो तो यहां सेट नहीं हो रहा है। क्या किया जाए अब? देखो, अगर यहां से कुछ भी इस तरह का चीज हम करना चाहेंगे, ध्यान दो भाई। एक तो मेरे दोस्त ये हमारे पास रिजल्ट आया, लेकिन इस रिजल्ट के अनुसार हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाली कंडीशन हमारा नहीं आ पा रहा है। तो यहां से हमारा क्या कंडीशन आ जाएगा, थोड़ा इस पर विचार करते हैं और देखते हैं कि और क्या हो सकता है। ये बीडी और बटा डीसी, एक तो ये कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन से यहां पर काम बन नहीं रहा है। यहां से ये मामला सेट नहीं हो रहा है। तो यहां से ये मामला सेट नहीं होगा तो दूसरा उपाय क्या होगा? दूसरा उपाय मेरे दोस्त यहां पर एक ये हो सकता है कि हम एक बार छोटे और बड़े और ई छोटा और बड़ा को यदि सिमिलर करते हैं, क्योंकि हमने ई दोनों को सिमिलर किया, ठीक है। ये थीटा, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा हो जाएगा। ये थीटा 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। तो हम यहाँ से यही देख पा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये हमारा हो नहीं रहा है ना। एक बार चेक कर लो मेरे दोस्त, देख लो क्या और कोई उपाय है जो किया जा सकता है। देख लेते हैं। 90 के सामने इसमें क्या है, ए बी, और 90 के सामने इसमें क्या है, ए सी, तो ए बी बटा ए सी हो गया। थीटा के सामने इसमें हमारा ए डी हो गया, और थीटा के सामने इसमें हमारा सी डी हो गया, ये भी सही है। और 90 माइनस थीटा के सामने है, तो 90 माइनस थीटा के सामने इसमें हमारा क्या है, बी डी है, और इसमें हमारा देखो ये हमारा ए डी है। तो इस तरह का सीन बन रहा है, यानी कहीं भी ए बी बटा ए सी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास बी डी और बटा ए डी होना चाहिए। यानी ये रिलेशन अपना तब आएगा जब यहाँ पर बी डी और ए डी होगा, या फिर ए डी और हमारा सी डी होगा। ये दो ही चीज में हमारा ए बी और ए सी हो सकता है। यानी ए बी और ए सी का रिजल्ट अगर हमें लगाना हो तो यहाँ पर बी डी और बटा में या तो ए डी होना चाहिए, या फिर ये बी डी और बटा में मेरे दोस्त क्या होना चाहिए, ध्यान दो, या तो एडी और बटा सी डी होना चाहिए। एडी बटा सी डी, देखिए या तो यहां पर एडी बटा सी डी होना चाहिए, और नहीं तो यहां पर बी डी और बटा एडी होना चाहिए। ये दो केस में ही आप देख रहे हैं कि ये दोनों के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, आप ज्यादा हेडेक मत आओ मेरे दोस्त, वो सब बात मत सोचो, ठीक है। वो सब बात आपको सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। हालांकि आप जब कहोगे तो हम एक और तरीका आपको यहां पर दिखाएंगे, लेकिन उससे कोई विशेष फायदा नहीं है। कहोगे क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त दूसरा जो रिजल्ट है यहां पर, सेकेंड रिजल्ट जो बता रहे हैं बस उसको कंफर्म समझो, ठीक है। इन दोनों में और इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो एक्चुअल रिलेशन होता है ए सी स्क्वायर, ठीक है, और बटे में ए बी स्क्वायर, ओके, और बराबर ये आपका सी डी है और मेरे दोस्त ये आपका बी डी है। तो ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखना कि अगर इन दोनों का रिलेशन इन दोनों के साथ रखोगे तो ये तभी संभव है जब ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर बराबर सी डी बटा ए डी, है ना, सॉरी सी डी बटा बी डी, ठीक है। एकदम अच्छे से सब चीज ध्यान रखना है कि इन दोनों के रिलेशन इन दोनों के साथ अगर है तो ये इतना स्क्वायर बटा इतना स्क्वायर बराबर इतना बटा इतना, ये संभव है। या फिर अगर आप इन दोनों का रिलेशन अन्य साइड के साथ निकाल रहे हो तो ये मेरे दोस्त हमारे पास ये चीज संभव है। ये जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दिखाया उसके अकॉर्डिंग यही सब रिजल्ट है जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहां पर मेरे दोस्त ये हमारा आंसर नहीं होगा, जो क्वेश्चन हमें पूछा है उसके अनुसार उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर आप आंसर लगाते हो तो यहां पर ये एडी और बटा में डीसी होगा। तो जब एडी बटा डीसी होगा तभी जाकर के आपका ए बी अनुपात ए सी आंसर जाएगा, अन्यथा ए बी अनुपात ए सी आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है, इसके लिए आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है।
ठीक है। अब रही बात कि ये इंफॉर्मेशन ये कैसे आएगा, तो एक बार छोटा और बड़ा को सिमिलर करना, एक बार नीचे वाले छोटे और बड़े को सिमिलर करना, दो इक्वेशन आएगा, दोनों को भाग देना, तो देखना आ जाएगा इतना स्क्वायर बटा इतना स्क्वायर बराबर इतना बटा इतना। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट है जो मैंने आपको दिया है। ओके, चलिए अब इस पर आ जाइए। हमारे पास एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, तो देखिए ये मेरा पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, ए बी इसके पैरेलल है मेरे दोस्त। इसके बाद क्या बोला, ए बी क्यू आर के पैरेलल है, दो सिमिलर ट्रेंगल, एक ट्रेंगल हमारा पी ए बी है और दूसरा ट्रेंगल हमारा पी क्यू आर है। ठीक है, कि क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। कोई बात नहीं, एरिया ट्रेंगल पी ए बी और बटे एरिया ट्रेंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास 1/2 है। ठीक है, अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये इसके पैरेलल, जैसे ही ये इसके पैरेलल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, संगत कोण से बराबर होगा, ये भी हमारा संगत कोण से बराबर होगा, और ये वाली कोण जो होगा ये दोनों ट्रेंगल में कॉमन हो जाएगा। तब तो इन तीनों के बराबर है, ये तीनों कोण इस तीनों कोण के बराबर है। एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम से ये तीनों एंगल और ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। और याद रखना, जब एंगल 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 यानी इसके तीन कोण के बराबर है तो कोण सिमिलरिटी थ्योरम से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप ही बताओ भाई, पी ए बी में इस कोण के सामने तुझे क्या दिख रहा है, एपी है ना, और तुझे क्या मांगा है, पी क्यू और ए क्यू। तो पी क्यू और ए क्यू, घबराने की कोई बात नहीं। बोलो, जब ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपस में सिमिलर हो गया तो बराबर कोण तो यही है ना। आप कहोगे हाँ सर, तो इसके सामने छोटे त्रिभुज में क्या है, तो इसके सामने छोटे त्रिभुज में तुम्हारा ये एपी हो जाएगा, और इसके सामने बड़े त्रिभुज में क्या है, ये तुम्हारा पी क्यू हो जाएगा। तो आओ, पी ए बी और पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या होगा, एपी और बटा पी क्यू, एपी और बटा पी क्यू के स्क्वायर के रेशियो में होगा। संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के अनुपात में एरिया होता है ना। अब यहां से हम एपी और पी क्यू निकालने जाएंगे, स्क्वायर ट्रांसफर जैसे ही करेंगे तो आपका 1/√2 नजर आएगा। ठीक है, 1/√2। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, अगर पी क्यू हमारा पूरा का पूरा √2 है, जिसमें एपी अपने पास अगर 1 है, तो एपी 1 अब पूरा √2, पूरे √2 में अगर ये 1 है तो ये आपका √2 - 1 हो जाएगा। यानी हमसे पूछा पी क्यू, तो पी क्यू हम कितना बोल देंगे, तो पी क्यू पूरा हमारा √2 हो जाएगा, और बटा ए क्यू की बात की जाएगी, ये √2 - 1 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो मेरे दोस्त ऑप्शन यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे हमसे मांगा क्या है, हमसे मांगा है पी क्यू, तो पी क्यू हमारा √2 हो जाएगा। फिर हमें मांगा है ए क्यू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आंसर नहीं जाएगा। एसी का स्क्वायर ठीक है। एनटीपीसी के लिए कोई क्लास चलता है, हाँ जी, एनटीपीसी वाली क्लास चलता है। आप जाओ ना, सुबह में 2 बजे, सुबह मत कहो दोपहर कहो, दोपहर में 2 बजे से एनटीपीसी का हम स्पेशल क्लास लेते हैं। आज से ही स्टार्ट किए हैं, आज पहली क्लास हुआ है। ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, आ जाओ 10 नंबर पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, पी 5,6 ए और बी को मिलाने वाली लाइन के रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब ये देख लो, यहां पर एक पॉइंट हमारा ए है मेरे दोस्त और एक पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, अब ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ये 6,5 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, ये मेरा 4,y है। ठीक है, अब रही बात पी की, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट होगा 5,6, और ये मेरे दोस्त क्या है, आपका मिड पॉइंट है ना। आपको किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो y है कहाँ, y तो y के स्थान पर ही है। तो ऐसा करो, मिड पॉइंट का y लेकर चलो, तो मिड पॉइंट का y होता क्या है, y1 + y2/2। तो देखो मिड पॉइंट का y कितना है, 6 है, और यहाँ का y कितना है, 5, और यहाँ का y कितना है, y और बटे में 2, ये हो जाएगा 10, 10 आके 12 हो जाएगा, 5 आके घटेगा 7, यानी y का मान 7 हो गया। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 7 हो गया। आप में से जिनका भी 7 आ रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पर आओ।
11 नंबर क्वेश्चन है x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y। अब देखिए हम आपसे यहां से एक बात पूछते हैं, अगर x cos a बराबर 1 है तो x बराबर क्या होगा, 1 बाई cos a होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई cos a यानी कि sec a। तो x का मान sec a हो जाएगा, y का मान tan a है तो बैठा दो यहाँ पर, x का मान sec a स्क्वायर करेंगे sec a स्क्वायर हो जाएगा। y का मान कितना है, तो y का मान tan a है, अगर यहाँ पर tan a रखेंगे तो ये मेरा tan स्क्वायर y हो जाएगा। अब आप बताइए, सॉरी टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप ही बताइए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1। ये तो फॉर्मूला ही होता है, आपने पढ़ा होगा। तो एग्जैक्ट यहाँ पर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते चलो मेरे दोस्त, देखते चलो क्या हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक व्यक्ति एक रस्सी पर 10 मीटर ऊंचे स्तंभ पर चढ़ता है, यानी रस्सी पर चढ़ते हुए 10 मीटर ऊंचे स्तंभ पर चढ़ता है। यह रस्सी जमीन से 30 डिग्री के कोण बनाती है, व्यक्ति द्वारा चलित दूरी क्या होगा। अब देखिए ये खंभा है मेरे दोस्त, और इस खंभे की हाइट कितना दिया है, 10 मीटर। हमें कहता है कि इस खंभे के सिर से एक रस्सी इस तरह से तान करके बांधा हुआ है, और ऐसा बंधा हुआ है कि ये रस्सी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये देखिए कि ये क्या है, तो ये मेरे दोस्त आपका जमीन है। अब आप ही सोचिए 30 डिग्री के लिए लंब कितने होंगे, 1, आधार कितने होंगे, रूट 3, और हाइपोटेन्यूज कितने होंगे, 2। अब रस्सी पर कोई अगर चढ़ेगा तो मेरे दोस्त रस्सी पर चढ़ करके कोई अगर 10 मीटर खंभे के शीर्ष पर पहुंचेगा तो यही दूरी तो तय करेगा ना रस्सी पर चढ़ के, कहोगे हाँ सर। तो इधर से जाके अगर टॉप पर आएगा ना तो यही दूरी ट्रेवल करेगा। तो एक का मान कितना है, 10, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 20। यानी रस्सी की लंबाई, या यूं कहें कि उस व्यक्ति के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो आपका 20 है। उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो ये क्या है, किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाएं ए बी और सी डी जिनके बीच का डिस्टेंस 20 है। अब देखो अच्छी बात क्या है मेरे दोस्त, हमें ये कहा कि ये पैरेलल भी है और आपस में इक्वल भी है। हम सभी लोग जानते हैं वृत्त के अंदर समान लंबाई की जीवा केंद्र से समान दूरी पर होता है। अगर इक्वल लेंथ का जो जीवा है और पैरेलल है आपस में, मतलब आमने सामने है, सेंटर से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो एट फर्स्ट आप एक सर्कल बनाओ, ये रहा सर्कल। आपको पता है कि इसके अंदर समान लंबाई की और 2 समांतर जीवा है। एक आपका ये हो गया, और मेरे दोस्त ये आपका एक ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका ए बी है, और मेरे दोस्त ये आपका सी डी है। ठीक है, और ये बीच में क्या है, तो मेरे दोस्त सेंटर है, कहीं पर सेंटर है यहां। अब ये देखिए ये क्या है, तो आप कहोगे दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है भाई, दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस हमें अच्छी तरह पता है कि ए बी और सी डी लेंथ में इक्वल है, और साथ ही साथ ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। लेंथ में इक्वल भी है, आपस में पैरेलल भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि समान लंबाई की जीवा केंद्र से समान दूरी पर होता है, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस इसका होगा वही डिस्टेंस इसका होगा। हमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों जीवा के बीच की दूरी अगर 20 है तो ये भी हमारा 10 होगा और ये भी हमारा 10 होगा। तो हमसे सवाल पूछा कि सेंटर से ए बी की दूरी क्या होगा, सेंटर से ए बी की दूरी कितना हो जाएगा, 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो जिनका भी 10 आया होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। थैंक यू। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि सर ये 3 पॉइंट हैं जो आपस में कॉलिनियर हैं। जब 3 पॉइंट आपस में कॉलिनियर होंगे तो स्लोप इनके इक्वल हो जाएंगे। आज 3 पॉइंट आपस में कॉलिनियर हो जाएगा तो ध्यान दो, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और ये आपका पॉइंट सी है। 3 पॉइंट्स जब एक लाइन पर हो तो ये कॉलिनियर माने जाते हैं, और जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे तो स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे। यानी हम यहां कहेंगे क्या, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, ए बी का स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1
यानी 0 माइनस 3, x2 माइनस x1 यानी h माइनस 3 बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ BC। तो देखो y2 माइनस y1 यानी k माइनस 0 और बटा x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस h। अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां पर 3h हो जाएगा और यहां पर आपका kh होना है और माइनस का 3k होना है। ठीक है, अब मेरे दोस्त क्या करो, 1 बाई एच और 1 बाई के का मान चाहिए, 1 बाई एच और 1 बाई के। तो ऐसा कर लो ना, 3h और 3k को इस पार ले आओ मेरे दोस्त, और यहां पर क्या है, ये हमारा kh है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, h और k को इधर ही रहने देंगे और देखो यहां पर kh और बटा में 3 आ जाएगा। अब क्या, तो ये h प्लस k है ना, उधर से kh को इधर ले आओ, डिनोमिनेटर में आएगा, यहां कुछ नहीं तो 1 बटा में 3 हो जाएगा। अब के एस से अलग अलग भाग होगा, h बाई के एच करोगे तो 1 बाई के हो जाएगा, k बाई के एच करोगे तो 1 बाई एच हो जाएगा और बराबर यहां पर 1 बटा 3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। ठीक है, राम सेतु बैच की थ्योरी क्लास मिलेगा या नहीं? राम सेतु बैच में 1 शॉट 1 टॉपिक होगा, तो थ्योरी मिलेगा लेकिन थोड़ा सा थ्योरी मिलेगा। ओके, ध्यान रखना, हल्का सा। ये मत कहना कि फुल थ्योरी, मैंने बैच में ही पहले ही कह दिया था कि फुल थ्योरी संभव नहीं है। फुल थ्योरी देंगे तो एक दिन में एक चैप्टर कैसे होगा, वो तो फास्ट रिवीजन बैच है ना मेरे दोस्त। चलो 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो इनमें से क्या संभव है? अब देखिए, दो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब हुआ कि एक ही सेंटर पर दो सर्कल। ये देखिए, एक ही सेंटर पर दो सर्कल, ये है मेरे दोस्त आपका सेंटर। ओके, दो संकेंद्रीय वृत्त है, एक ही सेंटर पर दो सर्कल है। हमें कहा कि वरे वृत्त की जीवा, तो ये लीजिए वरे वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आपको पता है, अगर यहां से सेंटर को मिला दें तो आपको पता होना चाहिए कि ये वरे वृत्त की जीवा जरूर है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए ये टेंजेंट है और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। और दूसरी बात, सेंटर से बड़े सर्कल के लिए सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बाइसेक्ट करती है। ठीक है भाई, तो क्या बोल दिया कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो क्या हुआ, तो इस स्पर्श बिंदु पर, इस टेंजेंट पर ये पूरी जीवा क्या हो गई, बाइसेक्ट हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाग होती है, यानी दो बराबर भागों में बट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, थ्योरी बैच करूं, कौन सा लें सर? जाके महाभारत, आप श्रद्धा बैच जाके ले लीजिए, श्रद्धा या वरदान बैच में से कोई एक बैच ले लीजिए, थ्योरी का बैच है वो। अगर आप रिकॉर्डेड लेना चाहेंगे तो महाभारत बैच ले सकते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक सर्कल सी। अब देखो इस तरह से कभी भी लिखा हुआ हो ना तो थोड़ा समझा करो। ये सर्कल सी है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस कितना है 5। ठीक है, पी क्यू हमारे पास 5√2 सेमी है। हमें कहा ओ पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, सेक्टर ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। देखिए ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर कितना है ओ, ओके, और इसकी रेडियस कितना है 5। अब देखिए दोस्त मेरे, हमें सेक्टर बनाना है OPQ। OPQ सेक्टर बनाने का मतलब ये हो गया कि इस तरह की सीन यहां पर चल रहा होगा। देखो यहां ये एक जीवा है जो हमारा PQ है, ये अपना OP हो जाएगा, ये अपना OQ हो जाएगा। यानी हम इसको अगर P कहें, इसको Q कहें, तो ध्यान से देखो, ये OP और मेरे दोस्त ये Q, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सेक्टर। ये पूरा का पूरा क्या है, सेक्टर। ठीक है, अब यहां देखिए ये सेक्टर है, तो इसमें हमें दिया हुआ क्या क्या है ये पहले आपको समझना है, फिर सेक्टर बनाएंगे बाद में। हमारे पास रेडियस है 5, तो मेरे दोस्त ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 है, और PQ ये अपने पास 5√2 है। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा सर्कल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल।
अब राइट एंगल ट्रायंगल आप कहोगे क्यों राइट एंगल ट्रायंगल आप बोल रहे हो, क्योंकि मेरे दोस्त ये 5 और ये 5 और ये हमारे पास 5√2 है। तो आप ध्यान से देख सकते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कैसे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 5√2 का स्क्वायर। देखो ना, इधर भी आपका 50 होगा, इधर भी 50 होगा। आई मीन ये तीनों के तीनों है ना आपस में ट्रिपलेट है। और याद रखना, जब त्रिभुज की 3 भुजाएं आपस में ट्रिपलेट बन रही हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी कि 5√2 के सामने 90 डिग्री का एंगल बन गया। और जब ये 90 डिग्री का एंगल यहां बन गया है तो अब OPQ कोई साधारण, ये कोई सिंपल सेक्टर नहीं है, इसी को क्वाड्रांट कहते हैं, सर्कल का चौथा भाग। ठीक है, तो अब अगर हम एरिया निकालने जाएंगे, एरिया क्या OPQ, तो ये हमारे पास है क्या, तो ये दरअसल हमारे पास क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल। और क्वार्टर सर्कल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान रखना, क्वार्टर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। और देखो यहां पर r कितना है 5 डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 25 पाई/4 इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ब्रदर, ये था हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। अरे भाई पढ़ो लिखो ना, अपनी शादी की फिक्र करो। परवीन कुमार यादव, तू बार बार मुरली से पूछ रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी शादी हो गई। दूसरे के शादी का फिक्र क्यों करते हो, अपनी शादी का फिक्र करो ना दोस्त। अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छा सिलेक्शन होगा, है ना। सिलेक्शन होने के बाद अच्छे रिश्ते आएंगे, है ना। ध्यान दो, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। अब देखिए, एक लड़का है जो 2 लीटर दूध खरीदने गया, ठीक है। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन जो 20 सेमी लंबा, 15 सेमी चौड़ा और 8 सेमी गहरा है, एक बार माप कर उसे दे दिया। निम्नलिखित में से चुनिए कि उसे कितना दूध ज्यादा या कम मिला। अब देखो भाई, एक लड़का है जो खरीदने कितना गया है, तो खरीदना है उसको, एकदम ध्यान से देखना मेरे दोस्त, खरीदना है उसको 2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर का मतलब क्या हुआ, अब देखिए 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यू होता है, तो 2 लीटर का मतलब हो जाएगा 2000 सेमी क्यू, ठीक। लेकिन जिससे ही खरीदने गया उसने क्या किया, इसको जिस बर्तन से माप कर दिया वो 20 सेमी लंबा था, 15 सेमी चौड़ा था और 8 सेमी ये गहरा था, है ना। तो जितना इसके अंदर दूध आया होगा उतना इसको दिया होगा, आई मीन इसका वॉल्यूम। तो देख लो 20 गुना 15, तो 15 दूनी 30, 300, 300 और 8 कितना हो जाएगा 2400। अब देखिए 2400 सेमी क्यू दूध इसको मिला। अब आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति खरीदने गया था 2000 सेमी क्यू, उसको मिल गया 24 सेमी क्यू, यानी कितना एक्स्ट्रा, तो आप कह सकते हैं कि 400 सेमी क्यू एक्स्ट्रा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 400 सेमी क्यू इसको एक्स्ट्रा मिल्क मिला है, ठीक है ब्रदर। तो ये था हमारा 17 नंबर सवाल। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी प्रेक्षण में 4 चरमान है और उसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अगर माध्य हमारा 25 हो तो पी का मान क्या होगा। याद रखना, जब चरमान और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हो तो इस कंडीशन में चरमान गुने फ्रीक्वेंसी का योगफल बटा टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी हम कह सकते हैं कि माध्य बराबर यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ काम करेगा। तो देखो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ काम करेगा, तो एफ तो यही सारे हैं ना, तो एफ तो यही सारे हैं, यानी 3 प्लस पी प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2, ये हो गया आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, ओके। और ये सब क्या है, चरमान। तो आपको करना होगा चरमान गुने फ्रीक्वेंसी। तो देखिए चरमान 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो हो जाएगा 5 दिया 15 प्लस चरमान 15 की फ्रीक्वेंसी पी है, यानी ये हमारा हो जाएगा 15 पी प्लस चरमान 25 की फ्रीक्वेंसी हमारा 3 है, तो ये 25 दिया 75 हो जाएगा, प्लस चरमान 35 की फ्रीक्वेंसी हमारा 6 है, तो 35 गुना 6 210 हो जाएगा। और अब देखो चरमान 45 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हमारा योगफल होगा 45 दूनी 90। अब ये देखिए 15, तो ये मेरा 15 हो जाएगा,
ये अपने पास 75 है और ये यहां से 210 है और लास्ट में हमारा ये 90 है, हो जाएगा 300 और ये हो गया 390, तो यहां से 390। ठीक है, तो 390 एक बार चेक करके देख लेना, 15 और 75, 90, 90 और 210, 300, 390, तो 390 प्लस 15 टी न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 390 और प्लस 15 पी न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका 6 2 8 8 और 6 कितना 14 प्लस पी, और यही है आपका माध्य, और माध्य है कितना, ये आपका 25 है। ठीक है, तो चलिए 25 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 25 चौको 100, 25 एकम 25, 10 हो जाएगा 35। ठीक है, और प्लस 25 गुने पी यानी 25 पी और बराबर ये हमारे पास 390 और प्लस 15 पी। 25 में 15 के घटेगा तो 10 पी हो जाएगा और 350 जाके घटेगा तो यहाँ 40 हो जाएगा, यानी पी का मान कितना होगा 4। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एस्टेट कॉम्बो बैच लिया है आपका, आज ही स्टार्ट हो जाएगा। एस्टेट का बैच आज ही 10:30 बजे पहली क्लास होगी, कल से 8 बजे क्लास होने लगेगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो 18 नंबर सवाल हो चुका है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो और सॉल्व करो। देखो, सबसे पहले इसमें लिखा है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंद के निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रोबेबिलिटी से 3 गुनी है, तो नीली गेंद की प्रोबेबिलिटी नीली गेंद की संख्या क्या होगा। देखिए, एक बक्सा है, इसमें 5 रेड बॉल है और मान लेते हैं कि x ब्लू बॉल है ना। ब्लू बॉल कितने हैं, x। 5 रेड बॉल है और x हमने ब्लू बॉल मान लिया। कहता है एक नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी एक लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी का 3 गुना है। अगर हम नीली गेंद निकालेंगे तो x में से कोई एक निकलेगा। अरे भाई, नीली गेंद निकालेंगे ना तो x ही नीली बॉल है ना, तो इसी में से कोई एक होगा, लेकिन निकाले हैं किस में से, 5 प्लस x में से। ओके, लेकिन जब हम रेड बॉल निकालेंगे तो 5 रेड में से कोई एक निकलेगा, लेकिन हम निकाले हैं किस में से, 5 प्लस x में से। तो देखो, नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी के 3 गुने के बराबर है। तब तो इससे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, यानी आप कह सकते हो कि 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसको देखो, दो संख्या का एचसीएफ उनके एलसीएम का 1/20वां भाग है। देखिए, एचसीएफ जो है ना वो एलसीएम का 1/20th पार्ट है। यहां से एचसीएफ अपॉन एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, आपका अगर इच्छा है तो यहां अनुपात की राशि आप x मान लो। क्यों? क्योंकि आगे आपको दिया है एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 456। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्त आप कहोगे 19x, और यही दिया हुआ है 456। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 चौको 76। तो इस तरह से x का मान 24। अब x का मान 24 हो गया तो एलसीएम कितना होगा 480 और एचसीएफ कितना होगा, ये हमारा 24। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। हमें कह दिया कि पहली संख्या अगर 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। हम सभी जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 480 गुने 24। यहां से आप देख लीजिए 96 से 5 बार में चला जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगा 120, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 120 हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वॉइस नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, 2 खूटी वॉइस है तो वॉइस कैसे नहीं आएगा, क्लियर वॉइस आएगा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। दो कंसेंट्रिक सर्कल में बड़े वृत्त की जीवा 20 सेमी है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। बड़े वृत्त की जीवा 20 सेमी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, दोनों वृत्तों के बीच वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको समझना होगा, सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये कंसेंट्रिक सर्कल है मेरे दोस्त, ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल। हमें इसने कहा क्या है, हमें कहा कि बड़े वृत्त की जो जीवा है 20 सेमी, ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है।
तो देखिए बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त की जो जीवा है, अरे यार रुको, देखिए ये हमारा बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। कितना है ये 20 सेमी है। तो अगर ये 20 सेमी है और ये हमारा क्या है सेंटर, सेंटर से जैसे इस पॉइंट को मिलाएंगे तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा और ये हमारे पास बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। अब ये पूरा 20 है तो ये हमारा 10 और 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब ये देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने ये कैपिटल आर है और ये हमारे पास स्मॉल आर है। ठीक है, अब ये 10 को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हो कि आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर बराबर 100। ये तो आपका आ चुका है। आप कहोगे हाँ सर। हमसे पूछा क्या है, यही वलयाकार भाग का एरिया क्या होगा, यानी कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या होगा। तो देखिए आपको ये चीज पता होना चाहिए, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल क्या होगा। तो इसके लिए बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को आप हटा दीजिए। तो बड़े सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर, छोटे सर्कल का एरिया पाई छोटी आर स्क्वायर। यहां से पाई कॉमन लेंगे तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा पाई। ठीक है, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये आपके पास 100 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 100 पाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 100 पाई हो जाएगा। ठीक है भाई, 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए अब 22 की ओर चले, देखते हैं क्या है ये। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर tan 40 डिग्री का वैल्यू 1 है। अगर हम tan 40 डिग्री को थोड़ा चेंज करना चाहें तो क्या हो सकता है, tan बदल जाएगा cot में और 40 में क्या जोड़ेंगे 90 हो जाएगा 50। तो tan 40 को अगर बदलेंगे तो cot 50 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि tan 40 का जो मान है cot 50 का भी वही मान होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर आइए, क्या इसको हम 360 माइनस 40 कह सकते हैं, क्या हम इसको 360 माइनस 50 कह सकते हैं। ध्यान से देखना, फिर वही बात है यहां पर 360 और माइनस 40 और ये हो जाएगा 360 और माइनस 50। ठीक है, ध्यान दो, tan 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। ठीक है, यहां भी वही बात होगा, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा tan 50 और बटे। यहां देख लीजिए, तो यहां से हमारे पास क्या होना है 1 और प्लस माइनस tan थीटा फिर तो प्लस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan 40। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा tan 50। अब क्या किया जाए, कहां से इसका मान रखा जाए। अब देखिए tan 50 को, tan 50 आ रहा है 60 में 50 गया तो 310। ओके, यहां भी 60 में 360 में 50 गया तो 310। तो tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पर tan 40 भी है और माइनस में हमारे पास tan 50 भी है। अब tan 50 को अगर हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है भाई, तो cot 50 में कैसे होगा, ये तो एक प्रॉब्लम का कारण बन गया। क्या हो गया भाई, देखो तो, प्रॉब्लम का कारण कभी नहीं बनना चाहिए। आप देख लो, कोई प्रॉब्लम का कारण नहीं है, इतना टेंशन थोड़ी नहीं लेना है। आप कहिएगा वो कैसे, क्यों टेंशन नहीं लेंगे। अरे मेरे दोस्त, तुम अच्छी तरह जानते हो कि cot 50 बराबर 1/tan 50 तो लिख सकते हैं ना।
कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारा मन होगा तो क्या tan 50 बराबर 1/cot 50 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/cot 50 का मान कितना है? वो a है। तो इस तरह से tan 50 हो गया 1/a। अब आप यहाँ पर मान रख दीजिए, tan 40 हमारा -a है, cot 50 हमारा 1/a है। अब देखिए ये 1 + tan 40 a हो जाएगा और cot 50 1/a हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेने जाएंगे तो ऊपर में 1 - a² a हो जाएगा और नीचे में आपको 2 नजर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट 1 - a² 2a हो जाएगा। यही हो गया इसका रिजल्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, वॉइस आ रहा होगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। यह था हमारा 22 नंबर सवाल। आ जाओ अब 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, PQR एक ट्रेंगल है। आंतरिक कोण Q और बाह्य कोण R के समद्विभाजक RS पर मिलते हैं। OQSR का मान 40 है, तो P का मान क्या होगा? अब देखिए यहां पर ये हमारे पास मेरे दोस्त एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल PQ और R। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा है, कोण Q का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और कोण R का एक्सटीरियर। तो कोण R पर एक्सटीरियर है, थोड़ा आगे बढ़ाइए। ये हो गया कोण R पर एक्सटीरियर और ये कोण Q पर इंटीरियर। ठीक है, ध्यान देना, कोण Q का बाइसेक्टर खींचो, इस दिया बाइसेक्टर, और ये कोण R का बाइसेक्टर खींचो, हमने इसका भी बाइसेक्टर खींच दिया। अब ये जाके कहां मिलता है? S पर। तो ध्यान रखना, किसी भी ट्रेंगल में इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और एक्सटीरियर का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है, यहां पर जितने डिग्री का एंगल होगा यहां पर उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें QSR है 40, QSR ये अपना 40 है, इसका डबल यहां पर हो जाएगा 80। नॉर्मल सा कंसेप्ट है जिसे ध्यान रखना, आपके काम आएंगे। ठीक है भाई, ये था हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। आओ 24 नंबर क्वेश्चन को देखो। इन्होंने कहा है कि x बराबर -1, तो बताइए इसका मान क्या होगा? x का मान -1 पुट करोगे 10 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -2y हो जाएगा और +y। नीचे देख लो, 5x का मान -1 है तो -5 हो जाएगा और +y हो जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा और 2y में से 1y गया तो -y हो जाएगा। अब नीचे अगर हम थोड़ी देर के लिए माइनस कॉमन कर लें, या फिर रहने दो y -5 ही रहने दो, ऊपर से ही माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन करेगा तो y और -5 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में भी है y -5। y -5 से y -5 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएंगे -1, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट -1 हो गया। क्या उम्मीद है? उम्मीद करें समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन पर। एक रोम्बस की प्रत्येक साइड 10 सेमी है, इसका एक डायगोनल 16 सेमी है, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा? देखिए, एट फर्स्ट आप एक रोम्बस बनाइए, आपको रोम्बस के बारे में पता होगा कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ये बात समझ में आना चाहिए। तो रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। इनका साइड दिया हुआ है 10 सेमी, ये 10 सेमी हो गया, एक डायगोनल है 16, तो अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 8 और 8 हो जाएगा। अब देखो, जिस ट्रेंगल का एक एंगल 90 डिग्री है वो राइट एंगल ट्रेंगल है। अब राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर ये अगर हाइपोटेन्यूज है और ये आपका बेस या परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा? तो 8 6 10 ट्रिपलेट होता है, तो 8 और 10 अवेलेबल है तो ये आपका 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। अब आप इसकी एरिया आराम से निकाल सकते हो। कैसे? दोनों डायगोनल मिल गया ना, 1/2 d1 इंटू d2, यही तो इसका एरिया होता है। तो 1/2 एक डायगोनल 8 8 16 हो जाएगा और सेकेंड डायगोनल 6 6 12 हो जाएगा। 16 6 96 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे देखो ये क्या है, उस अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 18 सेमी लंबी और 12 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत
में उत्कीर्ण किया जा सकता है, इंस्क्राइब किया जा सकता है, मतलब एक आयत के अंदर खींचा जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहली बात आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, कभी भी एक रेक्टेंगल के अंदर आप सर्कल खींचोगे और मैक्सिमम साइज का, तो वो सर्कल रेक्टेंगल के बड़े साइड को टच करेगी। ये देखिए, अभी हम इसके अंदर खींच रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो ये बड़े साइड को ही टच करे, किसी भी स्थिति में छोटे साइड को ये टच नहीं करेगी। देखिए, ये बड़ा साइड है, ये बड़ा साइड है, बड़े साइड को टच करेगी, छोटे साइड को टच नहीं करेगी, है ना। लेकिन इतना समझ में आना चाहिए, ये बड़ा साइड हमारा 18 सेमी है और छोटा साइड हमारा 12 सेमी है। ठीक है, अब ये देखिए एकदम ध्यान से, ये हमारा क्या था, ये हमारा सेंटर। मेरे दोस्त, आपको ये बात अवश्य पता होना चाहिए कि जो इस आयत का चौड़ाई है वही इसका डायमीटर है। अगर डायमीटर आपका 12 है तो रेडियस कहीं ना कहीं इसका 6 हो जाएगा और इधर भी हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्या लिखता है अब कह रहा है कि बताओ सर इस सर्कल का एरिया क्या होगा। अगर हम इस सर्कल का एरिया लेने जाएंगे, यानी एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पाई है और आर कितना है, 6। आर कितना है, 6, तो कितना हो जाएगा, 36 पाई। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए 27 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं 27 क्या है। ए बी और सी 3 पॉइंट इस प्रकार है कि ए बी बराबर 11 सेमी, बी सी बराबर 13 सेमी, ए सी बराबर 24 सेमी। वाह, कितना मजेदार बात है। अब देखिए, ए बी यहाँ पर 11 सेमी है, ठीक है, और बी सी यहाँ पर 13 सेमी है, और हमारा ए सी कितना है, तो ये मेरे दोस्त अपना 24 सेमी है। ठीक है, अब देखो 3 पॉइंट इस प्रकार है कि ए बी, बी सी और ए सी का लेंथ दिया हुआ है। तो आपसे मेरा सवाल है कि अगर ए बी को जोड़े तो ए सी के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल, 11 + 13 24 के बराबर हो सकता है। तो याद रखना 3 पॉइंट इस प्रकार है कि पहले 2 दूरी का योगफल तीसरे दूरी के बराबर हो जाए। तो ये स्थिति तभी संभव होगा जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा। आई मीन ये तीनों कॉलिनियर होंगे, है ना। जब कभी भी ये चीज अपने दिमाग में तुम सेट कर लेना मेरे दोस्त कि ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट तुम्हारा बी है, ये पॉइंट तुम्हारा सी है, यानी 3 पॉइंट जब एक लाइन पर है, इसे हम कॉलिनियर वाली कंडीशन कहते हैं। ये मेरा कॉलिनियर है, यानी आप इसे संरेखी कहते हो। और इस स्थिति में ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होता है? ए सी के। ए बी और प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होता है, यानी आप ये कह सकते हो 2 छोटे दूरी का योगफल बड़े दूरी के बराबर, आई मीन 3 पॉइंट कॉलिनियर। और अब आप बताओ, अगर ये 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो क्या इन तीनों पॉइंट से होकर कोई सर्कल पास करेगी? बिल्कुल नहीं। आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से होकर एक और केवल एक सर्कल पास करती है। लेकिन 3, ध्यान दो, ये संरेख नहीं, असंरेख। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से होकर एक सर्कल पास करती है। लेकिन जब तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा तो इस तीनों से होकर कोई भी सर्कल पास नहीं करेगी। कैसे करवाओगे किसी सर्कल को पास? सर्कल तो कर्व लाइन होता है, नॉन कॉलिनियर होने पर तीनों से गुजर सकती है, लेकिन कॉलिनियर होने पर तीनों से नहीं गुजर सकती है। यानी 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर होंगे तो उससे कोई भी सर्कल पास नहीं करेगा। ठीक है, आ जाओ 28 नंबर सवाल पर। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन क्या है? ये तो बहुत सिंपल है। 10 स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर माइनस 1 कह सकते हैं। बिल्कुल, ये मेरा 1 प्लस, ये मेरा 1 प्लस क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बटे यहां पर देख लो ये क्या है? 1 प्लस सेक ए। अब देखिए 1 प्लस सेक ए से 1 प्लस सेक ए हमारा चला जाएगा, ये 1 प्लस सेक ए और माइनस 1। तो ये देखिए -1 + 1 ये भी चला गया, तो ये हमारा सेक ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा हो गया सेक ए।
ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। आइए अब चलते हैं 29 की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति का प्रेजेंट एज उसके पुत्र के प्रेजेंट एज के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ओके, फादर और सन। फादर की प्रेजेंट एज सन के प्रेजेंट एज के 3 गुने से 3 अधिक है। तो ऐसा करिए, सन का प्रेजेंट एज ऑफ एक्स मान लीजिए। ओके, इसके 3 गुने से 3 अधिक। ठीक है, फादर का जो प्रेजेंट एज है अपने बेटे के एज के 3 गुने से 3 अधिक है। अब हमसे क्या बोला, 3 साल के बाद। अगर हम 3 साल बाद चले जाएं मेरे दोस्त, 3 साल बाद, 3 साल बाद इनको भी ले जाएं और इनको भी ले जाएं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 6 और ये हो जाएगा x + 3। तो 3 साल के बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 साल के बाद उस व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यहां पर 3x + 6 और ये हो जाएगा 2x और +6 और प्लस में कितना 3। अब यहां देखो 3x में 2x आएगा तो x हो जाएगा और मेरे दोस्त 6 से 6 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। x का मान 3 आ गया। अब हमें उस व्यक्ति की परसेंटेज मांगा है, तो उस व्यक्ति की परसेंटेज ये कैसे हो गया, देखो भाई, ओहो हो, दुगुने से 10 ज्यादा है मेरे दोस्त, दुगुने से 10 ज्यादा, यहां पर आएगा 10। उस व्यक्ति का एज हमसे मांगा है तो 3 × 10 + 3 कितना हो जाएगा 33। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 33 हो जाएगा। सभी लोग का आंसर आ रहा होगा, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए ये हमारा 29 हो गया। अब आइए आप 30 पर। देखिए 30 पर आने से पहले आप सभी की सेवा में, अगर आप में से किन्हीं का पीजीटी मैथ्स है और हाँ पीजीटी मैथ्स है तो आपके लिए इससे बेहतर प्रैक्टिस क्लास और क्या हो सकता है। यहाँ पर 4000 MCQs, आप समझिए 11th-12th में 4000 MCQs कम नहीं होता है, तो 4000 प्लस MCQs आपकी सेवा में अवेलेबल है। तो जिनका भी पीजीटी है, आपके कोई दोस्त मित्र बंधु बांधव किन्हीं का है, आप बता दीजिएगा, क्योंकि सर का परफॉर्मेंस 2.0 3.0 लगातार करा रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। कोई भी सर से पढ़ा है आप पूछ सकते हैं, आपको बता देगा कि सर का क्या परफॉर्मेंस रहा। परफॉर्मेंस का मतलब होता है सिलेक्शन रेट, और जहां का सिलेक्शन रेट हाई हो वही आपके लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मेरे दोस्त हमें इसका मान मांग रहा है, ये लघु लिख दिया ना, यहां पर एक्चुअल में लॉग है। ये लॉग, ध्यान दो, ये 1728 बेस कितने, तो बेस हमारा 2√3 और बराबर मेरे दोस्त ये क्या है, आपसे मान मांगा है, आपसे कहा इसका मान मांगे, इसका मान निकालिए। तो मेरे दोस्त मैंने इसके मान को क्या मान लिया है, x मान लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए log a⁵b और बराबर हो गया मान लो x। ये log का रूल है, फर्स्ट रूल। log a⁵b बराबर x है तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की पावर x। यानी यहाँ का बेस जो है वो बेस बनेगा, बराबर वाली चीज की पावर आ जाएगा। ठीक है, तो जब log a⁵b बराबर x होगा तो a बराबर b की पावर x। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1728 बराबर, ठीक है, यहाँ का बेस है 2√3 टू दी पावर x। अगर इसको गौर से देखा जाए 1728 को, एक्चुअल में 1728 है क्या, 1728 मेरे दोस्त है 12 का क्यूब और ये हमारे पास 2√3 की पावर x। अब आपको एक और चीज बताते हैं, ये 12 क्या है, तो 12 है 2√3 का स्क्वायर। 2√3 का स्क्वायर करिए 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी होल की पावर कितना है, ये 3 बराबर 2√3 और टू दी पावर x। तो 2√3 अपने जगह पे ही रहेगा और बाकी ये 2 × 3 आपका 6 हो जाएगा और ये 2√3 इसकी पावर ये x है। तो देखिए दोनों तरफ अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, यानी x का मान 6 हो जाएंगे।
तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा x का मान 6। ठीक है, चलो एस्टेट की क्लास कब से होगी? अभी 10:30 बजे एस्टेट की क्लास होगी, आप एकदम निश्चिंत रहो। ठीक है, चलो ध्यान दो। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए लगाकर एक कारखाना स्टार्ट किया है। पहले वर्ष के अंत में 5% की हानि होती है, दूसरे वर्ष के अंत में 10% का लाभ होता है, तीसरे वर्ष के अंत में 12% का प्रॉफिट होता है। 3 साल के बाद उसे कुल कितना लाभ हुआ होगा? अब देखिए, उसने पैसा लगाया कितना? 1 लाख रुपए। ठीक, पहला साल 5% की हानि यानी कि 95% प्राप्त हुआ है। ओके, 95% का मतलब 19/20। दूसरा साल 10% का लाभ यानी 110%, और तीसरा साल 12% का लाभ यानी 112%। मेरे दोस्त आप इसे कैलकुलेट करिए। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 1,17,040 ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप कहोगे सर आपको डायरेक्ट याद था क्या? नहीं, मैं जान रहा था कि ये आंसर है, तो उसमें हम 1 लाख जोड़ करके लिख दिए। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करोगे तो यही चीज आएगा। ओके, अब मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, पैसा लगाया कोई 1 लाख और बेच कर मिला 1,17,000, इसका मतलब ओवरऑल जो उसकी प्रॉफिट है वो 17,040, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ने 90 दीवार घड़ी खरीदा है। इसमें से 40 घड़ी को 10% के लाभ पर, 50 घड़ी को 20% के लाभ पर उसने बेच दिया है। यदि वह सभी घड़ियों को 15% के लाभ पर बेचता तो 40 रुपए उसे कम प्राप्त होता। प्रत्येक दीवार घड़ी की सीपी क्या होगा? एक काम करो ना, मान लो मेरे दोस्त, मान लो एक दीवार घड़ी का सीपी आप मान लो 1 रुपए, एक दीवार घड़ी की सीपी 1 रुपए मान लो, तब तो मेरे दोस्त 90 दीवार घड़ी का सीपी क्या हो जाएगा? तो 90 दीवार घड़ी का सीपी ये हो जाएगा 90 रुपीस। क्या हो जाएगा? 90 रुपीस। अब इनमें से 40 घड़ियां 10% के लाभ पर और 50 घड़ियां 20% के लाभ पर बेचती है। यदि वह सभी घड़ी को 15% के लाभ पर बेचता है तो 40 रुपए कम उसे प्राप्त होते हैं। अब ये 90 घड़ी को वो 2 टुकड़ा में मेरे दोस्त सेल करता है, 2 टुकड़ा में। ठीक है, अब 90 घड़ी में 40 घड़ी हमारा पहला है और मेरे दोस्त 50 घड़ी मान लेते हैं। 40 घड़ी, एक घड़ी की सीपी 1 रुपया, 40 घड़ी की सीपी 40 रुपया, 50 घड़ी का सीपी 50 रुपया, तो एक घड़ी का सीपी 50, तो 50 सीपी का क्या? 50 घड़ी का सीपी 50 हो जाएगा। एक घड़ी का सीपी 1 रुपया, 40 घड़ी का सीपी 40, 50 घड़ी का सीपी 50, तो ये हो गया आपका सीपी। ओके, लेकिन जब आप इसे सेल कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? 40 घड़ी को 10% के लाभ पर यानी कि बेचकर 44 मिला, और 50 घड़ी को 20% के लाभ पर, तो मेरे दोस्त यहां पर 60, यानी आपने टोटल 90 घड़ी कितना? 104 में आपने सेल किया, ये टोटल एसपी हो गया। लेकिन अब आपसे क्या कहा? अगर मैं सारे घड़ी को 15% के लाभ पर बेच देता, तो देखिए सारे घड़ी को अगर आप 15% के लाभ पर बेच देते तो भैया सारे घड़ी का सीपी तो हमारा, सारा घड़ी तो 90 घड़ी था, 90 घड़ी का सीपी 90। अब इसको अगर हम 15 के लाभ पर बेचेंगे ना, तो 15 नमे 135। ठीक है, यहां ध्यान दो, 15 नमे 135, अच्छे से देखना मेरे दोस्त, इसका 10% हो जाएगा 9 और 5% हो जाएगा 4.5, यानी 13.5 का प्रॉफिट होगा। 90 में 13.5 जोड़ेंगे 103.5, यही आपकी क्या हो जाएगी? यही आपका एसपी हो जाएगा। तो सबको 15 के लाभ पर बेचेंगे तो ये एसपी होगा, और अलग अलग लाभ पर बेचेंगे तो हमारा ये एसपी हो जाएगा। तो बताइए पुराना वाला एसपी नए वाले एसपी से, मतलब सबको जब हम 15 के लाभ पर बेचेंगे तो अलग अलग बेचने के रेस्पेक्ट में कितना कम प्राप्त होगा? तो मेरे मित्र यह हमारा 0.5 कम प्राप्त होगा, 0.5 कम प्राप्त होगा। और यही जो 0.5 कम प्राप्त हो रहा है वो हमारा 40 कम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहां से डेसिमल हटा देंगे तो मेरा 0 हो जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा 80। जब एक रेशियो का मान 80, तो हमें एक घड़ी का सीपी मांगा है, तो एक घड़ी का सीपी तो मेरा एक ही है, तो एक का मान 80 है, तो आप यहां 80 ले लो, कोनो दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है। बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक बार में दिमाग में यही तरीका आ गया, चलो यही तरीका बता दिए, है ना। आपके दिमाग में एक बार में जो तरीका आएगा वही तरीका आपको यूज करना है। ओके, ये था हमारा 32 नंबर सवाल। अब आइए हम चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 3 घड़ियां ए, बी और सी 1,44,000 रुपए, सॉरी 3 व्यक्ति है जिसका वेतन 1,44,000 है। ओके, अच्छी बात है। ए ये जो है ना 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, इनकी सेविंग्स का रेशियो हमें मालूम है। सी का वेतन क्या हो जाएगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ए, बी और सी, मेरे दोस्त अगर हम यहां पर सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स हमारा रेशियो में दिया हुआ है 8:9 और अनुपात 20। 8:9:20 ये हमारा सेविंग्स है ए, बी और सी का। ठीक है, अगर हम चाहें तो यही सेविंग्स परसेंटेज में भी आ जाएगा। अब देखिए ना, ए 80% अगर वो खर्च करता है तो मेरे दोस्त 80% अगर वो खर्च करता है तो 20% बचाता होगा। बी 85% खर्च करता है तो 15% बचाता होगा, 15% बचाता होगा। और सी 75% खर्च करता है तो 25% बचाता होगा, 25% बचाता होगा। देखिए, ए 80% खर्च किया तो 20% बचाएगा, बी 85% खर्च किया तो 15% बचाएगा, सी 75% खर्च किया है तो 25% बचाएगा। ठीक है, तो ये बचत है परसेंटेज में और ये बचत है आपकी रेशियो में। मेरे दोस्त बचत हो या खर्च पार्ट ऑफ क्या होता है, पार्ट ऑफ इनकम होता है। तो ऐसा करो, ए के इनकम को ए मान लो, बी के इनकम को बी मान लो, सी के इनकम को सी मान लो। ठीक है, अब ये देखो, ए जो है ना, ए अपने इनकम का 20% बचाता है तो 8 बचता है। बी अपने इनकम का 15% यानी 3/20 बचाता है तो मेरे दोस्त इसको 9 बचता है। उसी तरह से सी अपने इनकम का 25% यानी 1/4 बचाता है तो मेरे दोस्त इसको बी बचता है। यहां से अगर हम ए का इनकम लें तो 8 बचे 40 होगा, अगर यहां से बी का इनकम लें तो ये 60 हो जाएगा, और सी का इनकम लें तो ये हमारा 80 हो जाएगा। अब देखिए, तीनों का एक साथ इनकम है 1,44,000, तो 40, 60 और ये मेरा है 80, तो 100 और 100 और 80 हो जाएगा 180। तो 180 हमारा क्या है, तो मेरे दोस्त 180 देख रहे हो, 180 हमारा टोटल इनकम हो गया तीनों का, और यही दिया हुआ है 1,44,000। यहां से एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया, 18 8 144 800 हो जाएगा। एक रेशियो का मान 800, मुझे सी का वेतन चाहिए, सी का वेतन है 80। जब एक का मान 8,000 है तो 80 का मान क्या हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएगा। जिनका भी 64,000 आप में से आ रहा होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। यह था हमारा 33। ए ने 85,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया है। कुछ महीने के बाद बी भी 42,500 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो जाता है। एक वर्ष के बाद प्राप्त लाभ 3:1 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो बताइए जरा सा, बी का धन कितने महीने तक चला होगा। बहुत आसान है, ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम बराबर ए का प्रॉफिट, बी का इन्वेस्टमेंट इंटू बी का टाइम बराबर बी की प्रॉफिट। तो आप एक काम कीजिए, ए का इन्वेस्टमेंट है 85,000, ठीक है भाई, और ये रहा है पूरा साल, बटे बी का इन्वेस्टमेंट है 42,500, लेकिन बी कुछ टाइम के बाद आया। तो मेरे दोस्त कितना टाइम बाद आप आए इसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, आप बिजनेस में कितना दिन रहे हैं बिजनेस को इससे मतलब है। मान लिए एक्स महीना तक बी रहा, तो ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम बराबर प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। तो प्रॉफिट ऑफ ए हमारा 3 हो गया, प्रॉफिट ऑफ बी हमारा 1 हो गया।
अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 17 पचे 85, 17 दूनी 34 और 17 पचे 85। ठीक है भाई। अब ये 25 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और 3 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यानी x का मान कितना हो जाएगा, 8। तो x का मान 8 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए 34 नंबर सवाल हो गया। अब हम चलते हैं। एक बाल्टी में 40 किलोग्राम दूध था। इसमें से 4 केजी दूध निकालकर उसके जगह पानी डाल दिए। ये एक्शन को 2 बार और रिपीट कर दिए। अब हमसे कहा गया कि बताओ दूध की मात्रा इसमें कितना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले देखो, दूध भरा हुआ था ना, दूध निकाला पानी डाला, दूध निकाला पानी डाला, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूध की मात्रा घट रही है। तो जिसकी मात्रा घटेगी, या यूं कहें कि जो चीज पहले से उसमें भरा हुआ होगा, तो जिसकी मात्रा घटेगी उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल को बनाएंगे। तो मात्रा यहां पर घट रही है किसकी, दूध की, तो दूध के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। शेष बचा मिल्क और अपॉन टोटल। शेष बचा मिल्क अपॉन टोटल। तो मेरे दोस्त आप यहां पर देख लो, चालीस में 4 निकाला तो बचेगा कितना, 36। फिर से 4 पानी मिला देगा तो हो जाएगा 40। 40 में 4 निकालोगे फिर से 36 बचेगा। फिर से 4 मिला दोगे 40 हो जाएगा। 40 में फिर से 4 निकालोगे 36 बचेगा, और फिर से 4 मिला दोगे पानी तो 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा, 9/10, 9/10, 9/10, यानी 729 और बट्टे में 1000। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा टोटल, जिसमें ये हमारा हो जाएगा मिल्क। ठीक है, अब यही जो टोटल तुम्हें किसका मात्रा चाहिए, मिल्क का ही मात्रा चाहिए ना। यही जो तुम्हारा 1000 है ना टोटल, वो रियल में टोटल था कितना, 40 केजी। अब यहां से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 40 और बटे 1000 हो जाएगा। मुझे चाहिए किसका मान, मुझे चाहिए मिल्क का, यानी 729 का मान चाहिए। तो 40 बटे 1000 और गुने 729। अब देखिए रियलिटी ये है कि ये 4 से 0 हमारा चला गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौको 36, 4 दूनी 8, 3 11, और 28 और 1 हो जाएगा 29। 2 अंक पहले डेसिमल, 2 अंक पहले डेसिमल दे दीजिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 35 नंबर सवाल। अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक ठेकेदार ने कोई काम 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कुछ व्यक्ति को काम पर लगा दिया, ओके, परंतु उसमें से 6 व्यक्ति पहले ही दिन काम पर नहीं आए। शेष व्यक्तियों ने काम को 15 दिन में पूरा कर दिया। आरंभ में कितने व्यक्ति को काम पर लगाया था। तो टाइम एंड वर्क के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि मेन इनटू डेज बराबर वर्क होता है। मान लीजिए कि शुरू में एम आदमी को काम पर लगाया था, जो कि करता तो 9 दिन में कंप्लीट कर देता है ना। लेकिन क्या हुआ कि इसमें से 6 आदमी पहले ही दिन चला गया, जिसके कारण काम 15 दिन में कंप्लीट हुआ। तो एम आदमी जो काम 9 दिन में कर सकता है, M-6 आदमी वो काम 15 दिन में किया। जो काम इधर वही काम इधर, तो हो गया आपस में इक्वल। अब ये देखिए, ये मेरा 9M है, ये कितना हो जाएगा 15M और -90। 90 हमारा इस पार आ जाएगा, 15M में से 9M घटेगा तो 6M हो जाएगा। अब M का मान हो जाएगा 15, यानी इनिशियल में 15 व्यक्ति काम कर रहा था। क्या उम्मीद करें कि ये समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा 36। अब आते हैं 37 की ओर। 37 नंबर सवाल देखते हैं। 3 आदमी, एक वोमेन और 6 बच्चे मिलकर कोई काम 7 दिन में कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त 3 आदमी 4 वोमन, ध्यान दो, 3 आदमी 4 वोमन और 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। यानी 7 डेज में वर्क हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये लोग 7 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, प्रत्येक वोमन आदमी से डबल काम करती है और बच्चा आदमी का आधा काम करता है। तो देखिए, वोमन मैन और बेबी, क्या हुआ,
वोमेन है ना, मेन से दुगुना काम करेगा, और बेबी जो है वो मेन का आधा काम करेगा। एक काम करो, मेन की इफिशियंसी को 2 मान लो, वोमेन इससे डबल काम करती है तो 4 हो जाएगी, और लड़का मेन का आधा काम करता है तो 1 हो जाएगा। ये हो गया इफिशियंसी। ठीक है, अब देखिए, एक आदमी 2 काम, एक वोमन 4 काम, और एक बच्चे 1 काम, हो जाएंगे 6 और 16, 22, 22 6 28, 28 गुने 7, यानी कि टोटल जो वर्क हो गया वो हमारा 28 गुने 7 हो गया। अब इसी 28 गुने 7 काम को क्या कह रहा है, कितनी वोमन काम करे मिलकर कि केवल 7 डेज में कंप्लीट कर दे। तो हम मान लेते हैं कि एक्स वोमन 7 डेज काम करे तो जो हमारा काम है उसे वो कंप्लीट कर दे। ठीक है, अब यहां से देखिए वोमन की इफिशियंसी कितना है, तो वोमन की इफिशियंसी है 4, तो x और इंटू 28 बराबर 28 गुने 7 हो जाएगा। यहां से x का मान 7 आएगा, यानी कि 7 वोमन इस काम को कर रही है, तब जाकर के 7 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आओ मेरे दोस्त, 40 60 80 का एलसीएम 240 होगा नहीं? कितना नंबर क्वेश्चन कह रहे हो? 33 नंबर। अब तुम्हारा दिमाग खराब है तो मेरा दिमाग तो खराब है नहीं। ये एलसीएम थोड़े लिए हैं? ये ए का इनकम है, ये बी का इनकम है, सी का इनकम है, तीनों को जोड़े हैं, एलसीएम है। कहीं भी एलसीएम ले लेगा, ए का इनकम, बी का इनकम, सी का इनकम, तीनों को जोड़ेगा ना जी, है? जहां पर जोड़ रहे हैं तो एलसीएम ले रहा है, हमारे गलत ठहरा रहा है। हम ही को गलत ठहरा रहा है, तू उस समय से मैसेज किए जा रहा है एक ही बतिया को, है? बताओ। चलो कोई बात नहीं भाई, दिल पे मत ले लेना मेरी बात को, ठीक है। देखो यहाँ 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। ए सदैव खुला रहता है, बी और सी एक एक घंटे से बारी बारी से ए का हेल्प करते हैं, तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो मेरे दोस्त, यहां ध्यान देना, 3 नल है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मास्टर तुम्हारा भी थोड़ा सा यंग है, इसलिए थोड़ा करबे वर्ड का भी प्रयोग कभी कभी कर देता है? इसको दिल पे नहीं लेना है। अब यहां देखो, ए 12 घंटे, बी 15 घंटे और सी 20 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। उस टैंक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 25 60, 15 चौको 60 और 20 या 60। ठीक है, अब यहां देखो, हमसे कहा कि ए सदैव खुला रहे, बी और सी एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब आप सोच लीजिए मेरे दोस्त ध्यान से, यहां देखिएगा, पहला घंटा ए का हेल्प बी करेगा और अगला घंटा ए का हेल्प सी करेगा, ए का हेल्प सी करेगा। ठीक है भाई, पहला घंटा ए का हेल्प बी करेगा, दूसरा घंटा ए का हेल्प सी करेगा। ओके, अब ए बी हमारा 1 घंटा चलेगा और ए सी भी हमारा 1 घंटा चलेगा। तो आप ही बताइए, ए बी 5 और 4 कितना? ये हमारा 9 हो जाएगा। और ए सी तो 5 और 3 कितना? तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब आप बताओ जरा, 5 1 घंटा में ए बी कितना? 9 भरेगा, और 1 घंटा में ए सी कितना? 8 भरेगा। तो मेरे दोस्त हम ये कहते हैं कि टोटल 17 भरा गया और कितने टाइम लग गए? 2 घंटे का टाइम लगा। ठीक है, अब देखिए टोटल कैपेसिटी है कितना? 60। अब 60 जो है वो 17 का कितना गुना है? लगभग 3 गुना। 3 गुना काम है, 3 गुना समय भी लगेगा। 6 घंटा हो जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ हो जाएगा 51। अब आपको बारी बारी से बुलाना होगा, तो बारी बारी से बुलाओगे तो पहले किसको बुलाओगे? ए बी को बुलाएंगे और 9 काम कर देगा, तो काम बचा भी 9 ही है, और 1 घंटा में कर देगा, इसका मतलब 7 घंटा। तो पूरा पूरा 7 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, चलो आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 39। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना आरंभ करती है। कार की गति 3 किलोमीटर पर आवर हर घंटे बढ़ रही है, तो 5 घंटे के अंत में कार की गति क्या होगा? कोई बात नहीं, पहला घंटा गति हो जाएगा 40, अगला घंटा 3 बढ़ जाएगा, फिर से 3 बढ़ जाएगा, फिर से 3 बढ़ जाएगा, और फिर से 3 बढ़ जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो देख लो 5वीं घंटे के लास्ट में
यानी 5वीं घंटे में स्पीड कितना हो जाएगा, तो 5वीं घंटे में स्पीड हो जाएगा इसका मेरे दोस्त क्या बोला है, 5वीं घंटे के अंत में कार की स्पीड क्या होगा, तो 52 ही तो होगा। पहला घंटा 4। देखिए एक्चुअल में यहां पर मेरे दोस्त है क्या, ये पहले ही घंटे से बढ़ाने की बात कर रहा है, तो पहले ही घंटे से बढ़ाने की बात करेगा ना, तो पहला घंटा 3 बढ़ाएंगे 43 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 40 है ना भाई, तो हमको बढ़ाने का है पहले ही घंटा से, तो पहले घंटा में 3 बढ़ाओगे 43 हो जाएगा, अगला घंटा 3 बढ़ाओगे 46 हो जाएगा, फिर बढ़ाओगे तो 49 हो जाएगा, फिर बढ़ाओगे 52 हो जाएगा, फिर बढ़ाओगे 55 हो जाएगा। तो 5वीं घंटे में 5वीं बार बढ़ाना है, ठीक है। पहले ही घंटे से बढ़ाने बोला है, तो जब पहले ही घंटे से बढ़ाने बोलोगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 55 हो जाएगा, 55। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, 1025 रुपए का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है और चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिए 5% का अगर हमारा रेट है, 5% का फ्रैक्शन बन जाएगा 1/20। अगर आप प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट की बात करोगे, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट की, तो क्या हो जाएगा, 20 से 1 बढ़कर 21 हो जाएगा। ये हो गया 1 साल में। 2 साल में क्या हो जाएगा, 400 से बढ़कर 441 हो जाएगा, ठीक है। आपसे सिंपल वे में कहा इसने कि इंस्टॉलमेंट इक्वल कर दीजिए, 441 है, इसको भी 441 बनाने के लिए आप 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, वहां 21 से करिएगा तो यहां भी 21 से हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहां पर क्या होगा, तो आप देखिए ना, ऋण टोटल कितना है 420 और 400 यानी 820, जिसको चुकाने के लिए इतने इतने का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। यही जो 820 रुपए की ऋण है, वो ऋण रियल में आपका 1025 है। तो हमें कहा इंस्टॉलमेंट यानी 441 का मान बताइए, तो 1025 और बटे 820 ये हो जाएगा 441। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप इसे कैलकुलेट करिएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं पर इसका खत्म हो गया है, लेकिन अभी से ठीक 15 मिनट के बाद यानी 10:30 में हम पुनः लाइव होंगे एस्टेट की क्लास लेकर के। तो आप सब लोग एस्टेट की क्लास में लाइव रहना। एस्टेट वाली क्लास आपकी सेवा में अभी से 15 मिनट के बाद। थैंक यू वेरी मच। एकदम पूरे जोश और खरोश से जो अंदाज 2.0 में देखा, जो अंदाज 3.0 में देखा, वही अंदाज 4.0 में भी अब देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ टीआरई ही नहीं, टीआरई के अंदर रेलवे, एसएससी, हर जगह पर, रेलवे हो, एसएससी हो, टीआरई हो, एस्टेट हो, यूं कहीं हिंदुस्तान का जितना भी एग्जामिनेशन हो जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, हर जगह पर तुझे तूफान ही तूफान नजर आएगा। बस सिर्फ ऊपर वाले से यही विनती करना है कि इस इंसान का दिमागी हालत और मेंटली और फिजिकली ये फिट रहना चाहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग